अगर अंग्रेज भगत सिंह की फांसी को रोकने के लिए तैयार नहीं थे तो गांधी ने इरविन पैक्ट पर समझौता ही क्यों किया। किसी भी कीमत पर भगत सिंह अपने आइडियोलॉजी से समझौता नहीं करने वाले थे। भगत सिंह की शहादत पर ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना ठीक होगा जिसकी आइडियोलॉजी भगत सिंह की आइडियोलॉजी से मेल ही नहीं खाती थी। ये सवाल सजीव है, हमेशा सांस लेता रहता है। इसमें कुछ आरोप है, कुछ सच्चाई। सच्चाई ये कि उस समय पूरे देश की निगाहें गांधी पर टिकी हुई थी। आरोप ये कि इरविन पैक्ट पर साइन करने के एवज में गांधी भगत सिंह की फांसी रोक सकते थे। इन आरोपों को हवा और मिली जब कराची अधिवेशन के दौरान गांधी का स्वागत काले झंडों से किया गया। इन घटनाओं की सुगबुगाहट राजनीतिक गलियारों में भी खूब रहती है, जिसे अपने फायदे और नुकसान के तर्ज पर तोड़ा और मरोड़ा जाता है। इस वीडियो को मेरा बनाने का उद्देश्य इन घटनाओं को तर्कों और तथ्यों के आधार पर समझना है, ताकि हम किसी भी महापुरुष पर अनायास ही उंगली उठाने से बच सकें। इस वीडियो को मैंने 2 सेक्शन में डिवाइड किया है। पहले सेक्शन में इरविन पैक्ट, उसके बैकग्राउंड और उस दौरान परिस्थितियां क्या बन रही थी, उस पर बात करेंगे। दूसरे सेक्शन में हम बात करेंगे कि आखिर भगत सिंह में ऐसी क्या बात थी जिनकी फांसी को लेकर अंग्रेज अडिग थे। तो आइए शुरू करते हैं पहले सेक्शन को। इरविन पैक्ट पर बात करने से पहले इसके बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। बात 12 नवंबर 1930 की है। लंदन में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो रही थी। भारत से अलग अलग समुदायों के प्रतिनिधि उसमें भाग लेने के लिए जा रहे थे। कांग्रेस ने उसमें भाग लेने से इनकार कर दिया। कांग्रेस के बिहाफ पर महात्मा गांधी भारत में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चला रहे थे। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। वायसराय इरविन पर कांग्रेस को राउंड टेबल में भाग लेने के लिए मनाने के लिए दबाव बनाया गया। इरविन ने गांधी को समझाया कि भारत से अलग अलग समुदायों के प्रतिनिधि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे हैं। जैसे दलितों का प्रतिनिधित्व डॉक्टर अंबेडकर कर रहे हैं, मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना भाग ले रहे हैं और तमाम रियासतों के प्रिंसेस भी उसमें भाग ले रहे हैं। कांग्रेस को भी उसमें भाग लेना चाहिए ताकि जो मांग आंदोलन के माध्यम से भारत में उठा रही है उसे राउंड टेबल पर उठाना चाहिए, ताकि विभिन्न समुदायों में सहमति बन सके, ताकि उसके रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म किया जा सके। गांधी इस बात को समझ रहे थे कि अलग अलग समुदायों के प्रतिनिधि अगर अपना मांग रखेंगे तो उसे यूनिवर्सल रूप से लागू करना भारत में संभव नहीं होगा, सामाजिक कलह पैदा हो सकता है। इसलिए बैठ करके हर मुद्दे पर एक सहमति बनाई जाए ताकि किसी भी समाज को किसी भी प्रकार का दिक्कत महसूस ना हो। इसलिए गांधी को भी जरूरत महसूस हो रही थी कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लें। यहीं से जन्म होता है इरविन पैक्ट का। इरविन पैक्ट में कांग्रेस ने कुछ डिमांड किए। अंग्रेज कुछ डिमांड्स को माने, कुछ को नहीं माने। जो डिमांड्स मानी गई उनमें उन पॉलिटिकल नेताओं की रिहाई थी जो वायलेंस में शामिल नहीं थे, और जो भूमि जब्त कर ली गई थी उसके लौटाने की भी बात कही गई। इसके अलावा नमक बनाने का अधिकार और शांतिपूर्ण आंदोलन करने के अधिकार का भी मांग किया गया। जो मांग नहीं मानी गई उसमें से एक तो पुलिस की ज्यादतियों की इंक्वायरी की मांग थी, जिसमें पुलिस आंदोलनकारियों और सामान्य नागरिकों पर जो ज्यादती करते थे उसकी इंक्वायरी की मांग थी। इसे नहीं माना गया। दूसरा मांग जो नहीं माना गया और काफी कंट्रोवर्शियल भी रहा, वो भगत सिंह और उनके साथियों के फांसी पर रोक की मांग थी। पुलिस की ज्यादतियों की वजह से ही किसी को भी किसी भी समय अंग्रेज जेल में डाल सकते थे। अगर इसकी इंक्वायरी की मांग मान ली जाती तो ब्रिटिश शासन को काफी समस्या उत्पन्न हो सकता था, और ब्रिटिशर किसी भी कीमत पर अपने शासन पर कोई खतरा नहीं चाहते थे। इसलिए यह मांग नहीं मानी गई। तो कहने का मतलब ये कि ब्रिटिशर किसी भी कीमत पर कोई ऐसी मांग नहीं मानना चाहते थे जिससे उनके शासन पर कोई खतरा पैदा हो। सेम केस भगत सिंह पर भी अप्लाई हो रहा था। भगत सिंह की विचारधारा अंग्रेजों की साख को चुनौती दे रही थी। इसको हम अगले सेक्शन में देखेंगे। पहले कुछ आरोपों को देख लेते हैं जो यहाँ से जन्म लेते हैं। आरोप ये कि अगर अंग्रेज भगत सिंह की फांसी को रोकने के लिए तैयार नहीं थे तो गांधी ने इरविन पैक्ट पर समझौता ही क्यों किया। नहीं करना चाहिए था समझौता। तो आइए समझते हैं कि ये आरोप कितने वैलिड है। क्या गांधी के पास कोई विकल्प था कि वे इरविन पैक्ट पर समझौता न करते? पहली बात तो यही कि जब भारत के अलग अलग समुदायों के प्रतिनिधि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे थे और अंग्रेज भारत की यूनिटी को लगातार तोड़ने की कोशिश कर रहे थे ताकि वे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेल सकें। अगर इस पॉलिसी के तहत
वे किसी भी समुदाय के कुछ ऐसे मांगों को मान लेते जिससे देश की यूनिटी को खतरा पैदा हो सकता था, तो कांग्रेस को और समस्या हो सकती थी, क्योंकि कांग्रेस पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रही थी। इस बात का दबाव था गांधी के ऊपर। और दूसरा पक्ष ये कि चलो मान लेते हैं कि इन बातों को ताक पर रखकर गांधी इरविन पैक्ट पर हस्ताक्षर करने से मना कर देते, तो क्या अंग्रेज भगत सिंह की फांसी रोक देते? इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि उस पैक्ट का अंग्रेजों के लिए कितना महत्व था। इन चीजों को समझने के लिए परिदृश्य को थोड़ा बदलते हैं और समझते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ। वहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस पैक्ट का अंग्रेजों के लिए कितना महत्व था। तो गांधी लंदन गए, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। बहुत ही मजबूत डिबेट के बावजूद भी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी किसी भी निष्कर्ष पर नहीं निकला। और नहीं तो विंस्टन चर्चिल, जो बाद में यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर भी बने, महात्मा गांधी को अर्धनग्न षड्यंत्रकारी फकीर कहकर संबोधित किया। अब सवाल ये कि अगर इरविन पैक्ट अंग्रेजों के लिए इतना ही महत्वपूर्ण होता तो वे गांधी को अपमानित करने के बजाय उनकी मांग को मानते, या फिर कोई न कोई तरकीब निकालते उनकी मांगों को मानने का, न कि उन्हें अपमानित करके रीते हाथ वापस लौटाते। गांधी जैसे ही भारत लौटे, अंग्रेजों ने वायसराय बदला। इरविन के स्थान पर विलिंगटन को वायसराय बनाया गया और विलिंगटन ने आते ही सबसे पहले गांधी को उनके मास मूवमेंट से रोका। गांधी से कहा गया कि अब आप कोई भी मास मूवमेंट नहीं कर सकते हैं और सिविल मार्शल लगा करके लगभग 80,000 से ऊपर लोगों को गिरफ्तार किया एक झटके में। और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का किसी निष्कर्ष तक न पहुंचना इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि अंग्रेज सिर्फ उसमें कुछ ऐसा विकल्प ढूंढ रहे थे जिससे वे अपने शासन को और दुरुस्त कर सकें और मजबूत कर सकें। जब ऐसा विकल्प उन्हें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं दिखा तो वे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचाने में असहमति व्यक्त की। अब यह बात विचार करने योग्य है कि जो इरविन पैक्ट अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ा महत्व नहीं रखता था, जबकि भगत सिंह लगातार उनकी साख को चुनौती दे रहे थे, क्या वे उस इरविन पैक्ट के बदले भगत सिंह की फांसी रोक सकते थे? अगर इस बात की तार्किक तरीके से पड़ताल की जाए तो हम ये पाएंगे कि भगत सिंह की फांसी के लिए गांधी को आरोपी ठहराना निराधार है। इन चीजों को बिना समझे कुछ लोग तो यहाँ तक भी कह देते हैं कि गांधी षड्यंत्र कर रहे थे। तो षड्यंत्र गांधी नहीं, वे लोग कर रहे हैं जो ऐसा आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि गांधी को आरोपी ठहराने से कुछ लोगों के हितों को भी पूर्ति होती है। जबकि गांधी ने एक कोशिश और की भगत सिंह की फांसी को रोकने के लिए, वायसराय इरविन को पत्र लिखकर। पत्र में उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी। अब कुछ लोग कहते हैं कि पत्र उन्होंने बड़ी चालाकी से लिखी थी ताकि वे आरोपों से बच सकें, लेकिन पत्र पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि पत्र को काफी इमोशनल इंटेलिजेंस से लिखा गया था। मैं उस पत्र का सारांश आपको बताता हूँ। पूरा पत्र आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पढ़ सकते हैं। उन्होंने पत्र में वायसराय इरविन से स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर भगत सिंह को फांसी दी जाती है तो इससे पूरे देश में अशांति फैल सकती है, दंगे हो सकते हैं और बहुत सारे निर्दोष लोगों की जानें जा सकती हैं। इसलिए भगत सिंह को फांसी देना उचित नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि इससे पहले भी बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर का मर्डर अवॉइड किया गया है, तो इस केस में भी भगत सिंह की फांसी रोकना जरूरी है, क्योंकि इससे देश की आंतरिक शांति को खतरा है। एक बात और, उन्होंने पत्र में लिखा कि रिवोल्यूशनरी पार्टी ने मुझे आश्वासन दिया है कि इसके बाद वे किसी भी प्रकार का हिंसक आंदोलन नहीं करेंगे, वे हमारे साथ मिलकर शांतिप्रिय आंदोलन करेंगे। अब सवाल ये है कि अगर अंग्रेज भगत सिंह की फांसी रोकने पर सहमत हो भी जाते और ये बात भगत सिंह के पास जाती कि अगर आप शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन करने को तैयार होते हैं, किसी भी प्रकार के हिंसक कार्यक्रम को बढ़ावा न देने पर सहमत होते हैं, तो आपकी फांसी रोकी जा सकती है। तो क्या आप बता सकते हैं कि भगत सिंह इस प्रस्ताव को मान लेते? कभी नहीं। भगत सिंह जैसा विचारधारा वाला व्यक्ति, जो अपने विचारों को सदैव अपनी जान से ऊपर रखते थे, जिनके लिए उनके विचार की कीमत उनके जान की कीमत से बहुत अधिक थी, वे ऐसे प्रस्ताव को कभी स्वीकार नहीं करते। और जब वे असेंबली पर बम फेंकने जा रहे थे तो वे पहले ही जानते थे कि उन्हें इस काम के लिए फांसी हो सकती है, फिर भी उन्होंने ऐसा किया क्योंकि वे बहरों का कान खोलना चाहते थे, जो देश के हित को अवॉइड कर रहे थे, जो गरीबों को लूट रहे थे, उनका शोषण कर रहे थे। इसलिए किसी भी कीमत पर भगत सिंह अपने आइडियोलॉजी से समझौता नहीं करने वाले थे। अच्छा, एक बात और कि भगत सिंह आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए कभी गांधी का लीडरशिप स्वीकार नहीं किए। गांधी का रास्ता अलग था, भगत सिंह का रास्ता अलग था। भगत सिंह जिस रास्ते पर चले, उन रास्तों को उन्होंने खुद बनाया और उसे सही भी माना,
अब अंतिम समय में जब भगत सिंह अपने बनाए हुए रास्ते पर खुद वहां तक चलकर गए थे और परिणाम जानते हुए थे, तो क्या ऐसे में भगत सिंह की शहादत पर ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना ठीक होगा जिसकी आइडियोलॉजी भगत सिंह की आइडियोलॉजी से मेल ही नहीं खाती थी? मेरे विचार में भगत सिंह की शहादत के लिए गांधी को जिम्मेदार ठहराना भगत सिंह के विचारधारा का अपमान है। भगत सिंह के कद को कम करके आंकने की साजिश है। साजिश ये कि लोग भगत सिंह की शहादत के लिए गांधी को जिम्मेदार ठहराने में उलझे रहे ताकि भगत सिंह की विचारधारा तक न पहुंच पाए, क्योंकि भगत सिंह की विचारधारा में बहुत आंच है। वे अमीरों और गरीबों की बात करते थे, उनकी आवाज शोषण के खिलाफ बुलंद हो रही थी, इसलिए इस साजिश को हवा दी गई। जो लोग भावनात्मक होकर गांधी को जिम्मेदार ठहराते हैं उनके लिए मेरी भी सहानुभूति है, क्योंकि मोहब्बत हमेशा उम्मीद जुड़ती है। लेकिन जो लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं उनकी कोशिश है कि लोग इसमें उलझे रहें ताकि भगत सिंह के असल विचारों तक लोग न पहुंच पाए, क्योंकि अगर लोग भगत सिंह के असल विचारों तक पहुंचने लग जाएंगे तब तो मुसीबत खड़ा हो जाएगा उनके लिए। अब मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि भगत सिंह ने अपनी विचारधारा के लिए अपनी जान दी, तो उनके विचारधारा को आगे बढ़ाना भगत सिंह के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसलिए अगर आप भगत सिंह को सच में मानते हैं, भगत सिंह से मोहब्बत करते हैं, तो उनके विचारधारा को आगे बढ़ाइए, क्योंकि किसी प्रोपेगेंडा के चक्कर में फंस करके किसी को आरोपी मानना सलूशन नहीं है। भगत सिंह के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना शोषण का सलूशन है। अब दूसरे सेक्शन की बात करते हैं कि आखिर भगत सिंह में ऐसी क्या खास बात थी जिसकी वजह से अंग्रेज अडिग थे उनको फांसी देने के लिए। भगत सिंह में खास था उनका आइडियोलॉजी। भगत सिंह कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। मार्क्स ने साम्यवादी विचारधारा को जन्म दिया, जिससे प्रभावित होकर लेनिन के नेतृत्व में रसिया में 1917 में क्रांति हो चुकी थी, जिसके तहत वहां साम्यवादी व्यवस्थाएं लागू की गई। साम्यवादी व्यवस्था राज्य में अमीर और गरीब दोनों को एक समान ट्रीट करती है। देखते ही देखते यह विचारधारा पूरी दुनिया में आग की तरह फैली। अब चूंकि अंग्रेज पूंजीवादी व्यवस्था के समर्थक थे, उनके शासन को इस विचारधारा से खतरा था, इसलिए दुनिया के जिन जिन देशों में अंग्रेजों का शासन रहा वहां साम्यवादी विचारधारा को पनपने से रोका गया। यह कोशिश भारत में भी की गई। तमाम कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को झूठे कॉन्स्पिरेसी केसेस में फंसा करके जेल में डाला गया, जैसे पेशावर कॉन्स्पिरेसी केस 1922, कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस 1924, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस 1929 और भी। इसी क्रम में भगत सिंह भारत में कम्युनिस्ट विचारधारा का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे। भगत सिंह की विचारधारा अंग्रेजों की साख को लगातार चुनौती दे रही थी। उनसे अंग्रेजों को अपने शासन पर खतरा महसूस हुआ, इसलिए किसी भी कीमत पर अंग्रेज भगत सिंह की फांसी से कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते थे। मैंने इस वीडियो को बनाने में जो भी विश्लेषण किया है तर्कों और तथ्यों के आधार पर किया है। आपको मेरा विश्लेषण कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप किसी और टॉपिक पर मेरी राय चाहते हैं तो कमेंट में उसे भी मेंशन कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।